So friends, it is the part 2, and in this video we are going to start the new topic, that is methods of cultivation. So let us start. When the land is cultivated for a long time, the nutrients in the soil are used up. There are several methods for replenishing the lost nutrients. See, when जो land होता है, जो बहुत लंबे समय के लिए कल्टीवेट होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए कल्टीवेट होता है, तो न्यूट्रिएंट्स सारे यूज्ड अप हो जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए। बिकॉज अगर आप एक प्लांट उगा रहे हो तो उसे भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसे वाटर चाहिए। अगर आप एक प्लांट उगाएंगे, आप उसमें वाटर डालेंगे तो एक दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट। वो प्लांट्स ऑब्जर्व कर दिया गया है। ऐसे ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं। हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। सो ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, उन मीन्स प्रोसेसेस क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। First is following. And an old method of replenishing lost nutrients is to let the land remain fallow, that is, to leave it uncultivated for a season. However, with the increase of population and the high demand for food grains, this method is no longer followed. इसमें क्या होता है कि जो फॉलोइंग में एक पुराना मेथड है जिसमें कि एक सीज़न तक लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिर वापस आ जाते हैं। बट अब तो बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन हो चुकी है, काफ़ी सारा फूड की क्वांटिटी होने लगी है, तो कोई भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकता, वरना कोई भी उसे उठा के ले जाएगा। मीन्स कोई भी अपने पावे प्लांट्स उसमें उगा लेगा, इसलिए ये मेथड अब नो लॉन्गर फॉलो, सब कोई फॉलो नहीं करता। दैट इज क्रॉप रोटेशन। ईच क्रॉप यूजेस मोर ऑफ सम एलिमेंट्स एंड लेस ऑफ अदर्स। Alternate crops are therefore grown so that the land is not drained of any one nutrient. This is called crop rotation. For example, after a season of wheat and rice which uses up large amounts of nitrogen from the soil, a legume can be grown because it fixes nitrogen and replenishes the soil with usable nitrogen. The soil is then ready for the next wheat or rice crop. See, ये क्वेश्चन भी है क्रॉप रोटेशन, अबाउट द क्रॉप रोटेशन। सॉरी, मैं को दिखाना रह गया। क्रॉप रोटेशन, सी क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जो क्रॉप होते हैं वो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। वाटर एलिमेंट्स मीन्स नाइट्रो, सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है, एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ कम यूज़ करते हैं। तो ऑल्टरनेट क्रॉप्स ग्रो होते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा वाले यूज़ होते हैं। जैसे मान लो अगर आप वहाँ पे आपने 16 न्यूट्रिएंट्स डाले, तो पहले प्लांट ने 15 न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लिए, बचे एक न्यूट्रिएंट। तो सेकंड टाइम में कोई दूसरा प्लांट नहीं डालेंगे कि ये बहुत हैवी क्वांटिटी वाला। सेकंड टाइम में लेज्यूम डालेंगे। लेज्यूम से होता है छोटा मोटा, जैसे कि ये आपका व्हाट आई कैन से घास फूस सी हो गई, ठीक है। और ये आपकी, मेरे को एक वेजिटेबल का नाम होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका हिंदी में नाम, आप इसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सॉरी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप घास फूस समझ सकते हैं। ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन होती है, जैसे नाइट्रोजन ख़त्म हो गई है अगर सॉइल में, बिकॉज नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, ठीक है, तो उसे फिक्स कर देता है, उसे ले आता है वापस, राइट। तो इस टाइप से ऑल्टरनेट क्रॉप्स ग्रो होते हैं और ये काफ़ी एक बहुत ही अच्छा होता है और अभी भी ये फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। This is a method in which two or more crops are grown together in the same field. So multiple cropping means जिसमें 2 और 3 मीन्स बहुत सारे क्रॉप्स एक ही साथ फील्ड में ग्रो किए जाते हैं। If the crops are properly chosen, the products if the crops are properly chosen, the products and waste materials of one crop help in the growth of the other and vice versa. See, ये एक मेथड है जिसमें कि दो या ज़्यादा क्रॉप्स एक बार में ग्रो किए जाती हैं। अगर क्रॉप्स को अच्छे से चूज़ किया गया तो जो उनके प्रोडक्ट्स, जो उनका प्रोड्यूस है या फिर जो उनका वेस्ट मटेरियल है, वो दूसरे प्लांट के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही उल्टा सीधा मीन्स वाइस वर्सा, मीन्स दूसरे प्लांट के लिए फिर दूसरे प्लांट का पहले प्लांट के लिए। दिस इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इंक्रीजेज द यील्ड। बिकॉज हमको पता है कि जो प्लांट होते हैं सब डेड, सब डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसलिए जो वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज होगा उसे किसके हेल्प होगी, दूसरे प्लांट की होगी, ठीक है, इस टाइप से। Cotton and groundnut crops are often grown together for this reason. So cotton and groundnut crops are sometimes grown like this only. However, these methods alone are not enough to maintain the fertility of the soil. Farmers have also have to manure fertilizers from time to time. अब ये जो मैंने मेथड्स हैं ये इतने मेन नहीं होते हैं, फार्मर्स को उसमें टाइम बाय टाइम एडिंग करते रहना पड़ता है, कभी कुछ का कभी कुछ का, जिससे कि जिनके सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। मैन्योर्स का, फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उनका उपजाऊपन,
कैसे मेंटेन किया जा सकता है? बाय ऑर्गेनिक मेथड और इनऑर्गेनिक मेथड. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक मेथड. दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स. इनऑर्गेनिक मेथड, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेड बाय ह्यूमंस. सो ऑर्गेनिक विच इज बाय गिवन बाय नेचर राइट. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करना लाइक, और फर्टिलाइजर विच आर मेड बाय ह्यूमंस. क्लियर हो गया? ऑर्गेनिक गिवन बाय नेचर एंड इनऑर्गेनिक मेड बाय ह्यूमंस like fertilizers. Manures. Manures are organic matter composed of dead plants and animal waste. Compost is manure made by decomposition of plant and animal waste. तो manures क्या होते हैं? Manures ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है. कंपोस्ट इज मैन्योर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. कंपोस्ट भी मैन्योर होता है जो कि प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है. द वेस्ट इज बरीड इन पिट्स वेयर बैक्टीरिया एंड फंगाई एट ऑन इट. जो वेस्ट होता है मीन्स डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है उसको एक भी गड्ढे में डाल दिया जाता है. अर्थवॉर्म्स आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया फंगी आता है, उस पर वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है. राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. वो भी काफ़ी हेल्प करता है सॉइल के डिकम्पोजिशन में. ठीक है. Manures play a very important role in improving soil fertility. They are rich in matter that help build soil. They tend to break down slowly in the soil, so they are quite long lasting. This means that they provide plants with nutrients including micronutrients over a long period of time. So manures एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. वो मैटर में काफ़ी रिच होती हैं, ठीक है, बस मैटर काफ़ी होता है, वो सॉइल को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं. वो धीरे धीरे ब्रेक होते हैं सॉइल में और वो मतलब थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हम कह सकते हैं. ठीक है, मीन्स इससे हम ये समझ गए कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब उससे मैन्योर से मिल जाती हैं. Composts are usually safe to apply directly to soil since the nutrients are not concentrated. There is a little danger of scorching, chemical burning of plants. So composts आप डाल सकते हो easily, ठीक है, since the nutrients are not concentrated. There is a little danger, but यहाँ पे little danger होता है स्क्रॉचिंग का. स्कॉर्चिंग मीन्स केमिकल बर्निंग, मीन्स प्लांट में कुछ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाना, फिर केमिकल की वजह से प्लांट ख़त्म होने लगते हैं. राइट. हाउएवर मैन्योर्स प्रोवाइड लो क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिलीज देम स्लोली. अब जो मैन्योर्स होते हैं वो स्लोली रिलीज होते हैं, थोड़े लो क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. आई होप कॉम्पोस्ट और मैन्योर्स का आपको समझ में आ गया होगा. Next, we'll study about chemical fertilizers. Chemical fertilizers are substances that contain inorganic salts, that is, minerals needed for plant growth. Fertilizers supply mainly nitrogen, phosphorus, and potassium. They are available either as compound fertilizers containing a mix of three major nutrients in varying proportions, as in the NPK fertilizers. सी केमिकल फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन करते हैं. इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी कि विच इज़ नॉट गिवन बाय नेचर. ठीक है, अब वो मिनरल्स हो सकते हैं. फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को सप्लाई करते हैं प्लांट्स में. ठीक है, वो कंपाउंड फर्टिलाइजर्स जिसमें सभी होते हैं. कंपाउंड फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिसमें कि NPK यानी कि NPK फर्टिलाइजर जो होते हैं, दे आर अवेलेबल आइदर एज कंपाउंड फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग अ मिक्स ऑफ द मेजर थ्री न्यूट्रिएंट्स इन वेरिंग प्रपोर्शंस एज इन द NPK फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आते हैं लाइक NPK जिसमें कि NPK की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये जो फर्टिलाइज़र होता है इसमें तीनों चीज़ें होती हैं और ये सॉइल को इन तीनों चीज़ों से सप्लाई करता है. ऑल एज फर्टिलाइजर्स विद वन मेजर न्यूट्रिएंट लाइक पोटैश और सुपर फॉस्फेट. अब कुछ फर्टिलाइजर्स आते हैं जिसमें तीनों ही होते हैं, NPK वाले जो होते हैं. कुछ आते हैं जिसमें बस एक एक होते हैं, जैसे कि पोटैश हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, विच आर रिच इन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस रिस्पेक्टिवली. ये किस में रिच होते हैं? पोटेशियम में. या फिर सुपर फॉस्फेट किस में होता है? फॉस्फोरस में. अब आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Fertilizers dissolve in water easily and can be used to quickly provide plants with the minerals they need. However, the effect of fertilizers lasts only for a short time. फर्टिलाइज़र्स वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, और मिनरल्स में वो डायरेक्ट डाले जा सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी कम टाइम तक उनका
जो रिएक्शन होता है काफ़ी कम टाइम तक होता है. दे इजीली लीच आउट ऑफ सॉइल एंड वाटर ड्रेन्स अवे. जैसे कि वाटर उनसे जाता है तो वो सॉइल से बाहर आ जाती हैं. सिंस फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल Since fertilizers are available in concentrated form, they need to be measured and applied to the soil carefully to avoid damaging or killing crops. इनसे सॉइल की खराब भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें पूरा अच्छे से मेजर करके डालना पड़ता है. It is not properly selected. Fertilizers can harm soil by changing soil chemistry. For example, the use of sodium nitrate increases the alkalinity of soil, while the addition of ammonium sulfate raises the acidity of soil. आप 8th में तो आपको पता होगा कि एसिडिटी एंड एल्कैलिनिटी क्या होता है. ठीक है. सो जो फर्टिलाइजर्स होती हैं वो हार्म कर सकते हैं सॉइल को बाय चेंजिंग सॉइल केमिस्ट्री. मीन्स सॉइल केमिस्ट्री से यहाँ पे मतलब है कि जो सॉइल में पहले से आ रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, अब आप ज़्यादा डाल देंगे एकदम से फर्टिलाइजर्स तो सॉइल तो ख़राब हो गई, क्रॉप तो ख़राब हो गई. ठीक है. और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो मीन्स सॉइल को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं, इसलिए मैन्योर्स चूज़ किए जाते हैं. बट उसमें तो जैसा कि आपको बता रखा है कि जो कम मैन्योर्स में इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटीज होती हैं वो कम होती हैं. ठीक है. बट वो तो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक साइंस टिडबिट दे रखी है, लेट अस स्टडी इट. Indian farmers have traditionally used neem cake as a fertilizer. It acts as pest repellent. When plowed into the soil, protects the root from nematodes, type of worms, and termites. Neem leaves are also used as fertilizers. अब वो इंडियन फार्मर्स ने नीम केक यानी कि नीम लीव्स को एक फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया है. ये उसमें डाल देते हैं, इससे पेस्ट्स भी नहीं आते हैं जो रूट्स में पेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि नेमाटोड्स, ये टाइप्स होते हैं वर्म्स के, और टर्माइट्स, ये रूट को ख़राब कर देते हैं. बट जो नीम लीव्स की वजह से ये सब ऐसा नहीं होता है. फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो डैमेज सॉइल बाय suppressing the activities of bacteria that fix nitrogen. फर्टिलाइजर सॉइल को कैसे डैमेज कर सकते हैं? जो बैक्टीरिया उसमें वर्क कर रहा है उसको ही मार दें. समझ में आ रहा है? उसको ही ख़त्म कर दें, या फिर जिसमें अच्छा बैक्टीरिया है उसे ख़त्म करने से भी सॉइल हमारी ख़राब हो सकती है. फार्मर्स ऑफन यूज़ अ मिक्सचर ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ बोथ. फार्मर्स कभी कभार तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर दोनों को यूज़ करते हुए इतना कंफ्यूज जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स होते हैं वो कभी कभार मैन्योर्स, उनका मन किया मैन्योर्स यूज़ कर लिए, कभी कभार उन्होंने क्या यूज़ कर लिए, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लिए. बट कभी कभी तो दोनों ही यूज़ कर लेते हैं, दे यूज़ द बोथ. ठीक है. सो ये इसमें लिखा है. सो और नेक्स्ट टॉपिक इज इरीगेशन. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमको एक टेबल दे रखी है जिसमें हमको बस मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस बता रखा है. ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं, अगर आपकी बुक में नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मेरे को इसमें समझाने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वीडियो से ज़्यादा लंबी हो सकती है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मैं इसकी एक अलग से 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा. फ्रेंड्स प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए. कुछ भी आपको लगता है टॉपिक छूट गया, मैं उसकी प्रॉपर एक अलग वीडियो आपके लिए बना के ले आऊँगा. इरीगेशन. Some parts of the world do not receive enough rainfall for crops to grow well. Even when where the average rainfall is high, crops may not receive enough rain when they need it. In such cases, yield can be increased by watering the crops. Irrigation is the artificial supply of water to crops when needed. सी दुनिया में सभी पार्टों में क्या बारिश होती है? नो. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट रिसीव एज रेनफॉल एज दे नीड इट. उनके पास कहीं पे पानी की प्रॉब्लम होती है, और अगर उनके पास रेनफॉल है तो जब उनको ज़रूरत है, जब उनके पास क्रॉप्स उगाए, जब उन्हें ना मिले, तो ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं. सो इसीलिए इरीगेशन मीन्स वाटरिंग बाय हैंड, बाय मेथड्स. ठीक है. आर्टिफिशियल सप्लाई और नेचुरल सप्लाई तो रेनफॉल्स होगा, बाकी आर्टिफिशियल सप्लाई वाटर का ये इरीगेशन कहलाता है. Water needed for irrigation comes from rivers, reservoirs, lakes, ponds, wells and tubewells. So water कहाँ से आता है उनके लिए? rivers से, reservoirs से, भी rivers का टाइप से ही होते हैं, lakes, ponds, wells and tubewells. अब क्या एक जना यहाँ पे बाल्टी में भर भर के पानी ले रहा है, मग्गे में भर भर के पानी लाएगा? नो. उन्हें ट्यूब्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्यूब्स, कैनाल्स, डैम्स बिल्ड किए जाते हैं. ठीक है. और पाइप्स लगाए जाते हैं. ठीक है. जैसे कि वाटर अच्छे से आ सके. अभी हम कुछ मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे. द वाटर is led along long canals or pumped into fields through pipes
यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स। ये पंप्स को यूज़ करके मोटर से कनेक्ट करके जो वाटर होता है वो कहाँ तक पहुँचाया जाता है, फील्ड तक पहुँचाया जाता है। द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, द टाइप ऑफ सॉइल एंड द सीजन। जो इरीगेशन की फ्रीक्वेंसी है, मीन्स पानी तेज स्पीड में जाना है, कम स्पीड में जाना है, ठीक है, ये सब एक क्रॉप के टाइप पर डिपेंड करता है, सॉइल के, ठीक है, और सीज़न कैसा है, समर है, विंटर है, कैसा सीज़न है। For example, rice plants are transplanted into standing water as they need continuous irrigation. वो standing water यानी कि उन पर लगातार पानी आता ही रहता है, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। Wheat requires water during different stages of its growth, when it's just branched out, flower tying, and later during grain formation. अब उसको समय समय पे पानी चाहिए होता है, ठीक है, कभी जब वो स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर जब उसका फ्लावरिंग का टाइम होता है, और फिर जब उसमें ग्रीन आने लगता है, उसे 3-4 बार मतलब समय समय पर पानी चाहिए होता है। इरीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री, as water is not freely available in all places when needed. In India, only about 1/3 of cultivatable land is under irrigation, while the remaining is dependent on rain. See, irrigation एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब जगह पे पानी उतना आसान से नहीं मिल सकता। इंडिया में भी 1/3 ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड इज़ अंडर इरीगेशन। ओनली 1/3 ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड इज़ अंडर इरीगेशन, बिकॉज पानी भी आपको सस्ते में थोड़ी ना मिल जाएगा, फ्री में थोड़ी ना मिल जाएगा, उसके भी अब आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और बाकी पूरा एरिया रेन पे डिपेंडेंट होता है। अगर रेन नहीं आएगा तो क्रॉप्स को वाटर नहीं मिल पाएगा, जिस कारण फूड डेवलप नहीं हो पाएगा, फूड हमारे पास नहीं आएगा, हमारी उससे डेथ हो सकती है। इस टाइप से आप समझ रहे हो, मीन्स पहले कहते हैं ना वाटर वेस्ट मत करो, वाटर अपना रंग दिखा रहा है। सो irrigate fields should be provided with adequate drainage. If not, waterlogging can take place. Waterlogging prevents the proper growth of crops by reducing air supply to the roots and also increasing the salt content of the soil. See, waterlogging आपने पढ़ा होगा कि waterlogging जब वाटर होता है वैसे ड्रेन नहीं हो पाता, मीन आपने वो प्लांट को वो वाटर नहीं मिल पाता और वो बस एक लेयर के ऊपर रह जाता है, तो वो प्रिवेंट होनी चाहिए, एडुकेट वाटर उनके पास जाना चाहिए, और ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है तो वो मिट्टी उसकी बह जाएगी। और जो वाटर लॉगिंग प्रिवेंट्स द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग से प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। और जो सॉल्ट कंटेंट होता है, जो सॉइल में जो उसका वो होता है सॉल्ट कंटेंट, जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसकी मात्रा भी बढ़ सकती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, सो ये रीडिंग है, इससे पहले हमारा एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड वन। Humans and animals powered water lifting devices have been used traditionally in irrigation for thousands of years in India. So see, human and animal means human और animals का यूज़ किया जाता था 1000 of years से वाटर को निकालने के लिए, फील्ड को इरीगेट करने के लिए, ठीक है। द स्विंग बास्केट मेथड इज यूज टू लिफ्ट सरफेसेस वाटर विद द हेल्प ऑफ बैम्बू बास्केट्स और लेदर एंड आयरन शीट्स। जो एक स्विंग बास्केट मेथड होता है, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा सकता हूँ। स्विंग बास्केट मेथड इसमें नहीं दे रखा है, कोई नहीं। स्विंग बास्केट मेथड इज यूज टू लिफ्ट सरफेस वाटर। स्विंग देखिए, आपके फ़ोन पे पिक्चर आ रही होगी बराबर में स्विंग बास्केट मेथड की, तो ये होता है स्विंग बास्केट मेथड, ठीक है। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा उसको देख के। द पर्शियन व्हील राहत पर्शियन व्हील यानी कि राहत व्हील को यहाँ पे क्या कहते हैं, राहत कहते हैं। मेथड इन्वॉल्व बलक्स मूविंग इन अ सर्कल टू टर्न ऑन ड्रम एंड रेस वाटर। यहाँ पे देखिए, ये जो राहत इरिगेशन हो रहा है, एक व्हील घूम रहा है, और किससे घूम रहा है, बलक्स घूम रही है आसपास, ठीक है। जो ह्यूमन है और जो बुल्स हैं वो घूम रहे हैं, जिससे कि व्हील घूम रहा है, वाटर ऊपर आ रहा है। द रोप एंड बकेट with pulley system method involves animals or humans pulling a rope attached to a bucket passed over a pulley. See, इसमें क्या होता है कि रोप होती है, एक बकेट होती है, कौन सा है, पुली सिस्टम। देखिए, पुली इरिगेशन, इसमें से आपने देखा होगा कि आपने बहुत देखा होगा इस चीज़ को, तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव में कि यहाँ पे ये इसमें अंदर बकेट डाली जाती है और फिर इसे बाहर निकाला जाता है अपने हैंड को रोल करते हुए, व्हील को घुमाते हुए।
नाउ ये तो थे आपके ओल्डर मेथड्स, मैंने आपको बताया ये ओल्डर मेथड्स है बिकॉज 10,000 ईयर्स पहले जब स्टार्टिंग जब, बट अब हो चुका है सब मॉडर्न, अब आ चुके हैं सब मॉडर्न तरीके से। सो लेट अस स्टडी अबाउट मॉडर्न में, ठीक है। स्प्रिंकल इरीगेशन इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन इन विच वाटर इज स्प्रेड टू कॉपी नेचुरल रेनफॉल। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकल इरीगेशन जैसे पानी को ना स्प्रिंकल इस टाइप से किया जाता है जैसे रेनफॉल ही हो रही है, देखो ये स्प्रिंकल किया जाता है वाटर को, जैसे 1.9 में देख सकती हैं, ठीक है। In this type of irrigation, water is distributed over a system of pipes using the pumping. The water is then spread into the air through rotating the sprinklers so that it breaks up into small water droplets that fall on the ground. This type of irrigation ensures a uniform supply of water to ground. This is an advantage to sprinkle irrigation. Sprinkle irrigation से अब देखें पाइप यहाँ पे कनेक्टेड है। लेट आई शो यू पिक्चर। देखिए पाइप यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे जना आएगा, ठीक है, या फिर ऑटो कनेक्टेड भी होते हैं, ये अपने हाथ से हिलाता रहेगा, पूरा बहुत तेज़ इनकी वो होती है, स्ट्रेंथ होती है, बहुत तेज़ से पानी जाता है और फिर ड्रॉप्स में ज़मीन पे फॉल करते हैं, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म वे में सब जगह पानी चला जाता है। नेक्स्ट इज आवर ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरीगेशन, ये ट्रिकल इरीगेशन भी कहती है, कहा जाती है, आपको क्वेश्चन होना चाहिए। ये इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड इरीगेशन, एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरीगेशन, दैट इज ड्रिप इरीगेशन। However, it is most efficient method of using water. In this type of irrigation, water is transported through a network of pipes and valves to the plant. The water is either allowed to drip slowly onto the soil near the roots or is to release slowly just under the surface of the soil. See, इसमें क्या होता है, ये ट्रिकल इरीगेशन भी की जाती है, मैं आपको ड्रिप इरीगेशन दिखा भी देता हूँ, पर समझा देता हूँ। ये बहुत एफिशिएंट मेथड भी होता है। इसमें क्या होता है, वाटर ना बहुत ज़्यादा पाइप्स वाल्व्स के ज़रिए उन वहाँ पे फील्ड तक लेके जाए जाते हैं। वाटर इज़ आइदर अलाउड टू ड्रिप, सॉरी, ये वाटर धीरे भी आ सकता है और स्लो बहुत तेज़ भी आ सकता है सरफेस पे। देखिए यहाँ पे पाइप्स का नेटवर्क, एक वाल्व्स देखोगे ना, वाल्व्स खोल देते तो पानी आता रहता है वाल्व्स को, यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव से लगता है जब कोई वाल्व खोलता है, बड़े बड़े से वाल्व आपने देखे होंगे। तो ये रियल में भी होता है, जब कोई इरीगेशन करता है तो ये सब उसमें यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलरेडी 21 मिनट वीडियो। सो नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिएगा। बस ये थोड़ा सा ही चैप्टर हमारा अब बचा है। सो फ्रेंड्स, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। एंड यस, वीडियो आ चुकी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।